हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था के आज के इस वीडियो में हम ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण और उनके विद्युतीय गुणों का अध्ययन करेंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में हम सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसे बनाई जाती है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुणों से। विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना। अब देखिए, ठोस पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर तीन भागों में बांटे जाते हैं। हम लोगों ने सुना है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो विद्युतीय गुणों के आधार पर तीन प्रकार के। कैसे? सबसे पहले हम शब्द इस्तेमाल करेंगे चालक, जिसको हम सुचालक भी कहते हैं, है ना, या इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। ठीक है। एक दूसरा होता है, दूसरे को मैं यहाँ लिखूंगी थोड़ा दूरी पर, दूसरे वाले का नाम होता है विद्युत रोधी, है ना। यानी कि इसके लिए एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत रोधी को इंग्लिश में कहा जाता है इंसुलेटर, है ना। तो ये दोनों तो हमारे जाने पहचाने हैं। छोटे बच्चों से भी अगर कोई पूछे कि भैया सुचालक किसे कहते हैं, तो कोई भी बता देगा कि सुचालक या चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होकर जाने देते हैं। और विद्युत के कुचालक कौन होते हैं या विद्युत रोधी कौन होते हैं? तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होकर नहीं जाने देते वो कहलाते हैं विद्युत रोधी, है ना। उदाहरण भी हम लोग जानते हैं। विद्युत के जो सुचालक होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं सभी प्रकार की धातुएं, है ना, सभी प्रकार की धातुएं जिसमें लोहा, निकेल, सोडियम, मतलब जितनी भी धातुएं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनके भी एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं। कौन कौन से उदाहरण आएंगे? जैसे कि रबर, सभी प्रकार के प्लास्टिक, है ना, सभी प्रकार के बहुलक जिसमें पीवीसी, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। और लकड़ी, ये सभी विद्युत रोधी के उदाहरण हैं। तो ये तो थोड़ा सा लो कैटेगरी का आंसर हुआ ना। अब हम इसको थोड़ा सा हाई लेवल का यानी कि 12th के लेवल का बनाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो विद्युत के चालक पदार्थ होते हैं या जो विद्युतीय गुणों के आधार पर हमने जो ठोसों के तीन प्रकार बताए हैं, अभी मैंने बीच वाले प्रकार का नाम नहीं लिया है, तो ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता की परास 10 की घात -20 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, वे पदार्थ विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं जिनकी परास का मतलब होता है कि ये जो विद्युत चालक, सुचालक और एक और जो तीसरा होता है अर्धचालक, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है उसकी एक कोटि होती है। तो उसका मान 10 की घात -20 से 10 की घात 7 के बीच होता है। इसका क्या मतलब है? 10 की घात -20, फिर -19, -18, माइनस, समझ गए, ऐसे -1, फिर 0 से लेकर तो 7 तक, यानी इसकी कुल 27 कोटियाँ होती हैं। तो इस आधार पर हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो सबसे पहले चालक की बात चल रही है। तो सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता की कोटि का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, वे सुचालक पदार्थ होते हैं। मुख्य बात याद रखने लायक ये है कि जिसकी विद्युत चालकता का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, वे विद्युत के सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। अब आते हैं अपन कुचालक पे। तो कुचालक कौन होते हैं? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत की चालकता की परास जो है वो 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, वे विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। अब आते हैं तीसरा, जिसका नाम है अर्धचालक। इंग्लिश में अर्धचालक को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, है ना, अर्धचालक। तो अर्धचालक की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह चालक की तुलना में तो कम
लेकिन विद्युत रोधी की तुलना में अधिक होता है, वे अर्धचालक कहलाते हैं। ये बात तो क्लियर हुई। लेकिन ये जो विद्युत चालकता के जो मान दिए हैं उस आधार पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो अपने दिमाग में आ रहा होगा कि जिसकी चालकता इन दोनों के बीच की हो, मतलब 10 की घात -10 से 10 की घात कहाँ तक आ जाएंगे अपन, 7 तक होती है ना। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जिसकी विद्युत चालकता का मान 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, जिसकी चालकता वे सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, हमको भी लगा था कि इन दोनों के बीच का मान है, लेकिन 10 की घात -10, 10 की घात -9, -8, -7 तक भी ये जो पदार्थ होते हैं वो अर्धचालक की कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं। इसलिए जिसकी विद्युत चालकता का मान 10 की घात -6 से 10 की घात 4 के मध्य आ जाता है, वे विद्युत के अर्धचालक कहलाते हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि चालकता के आधार पर सर्वाधिक विद्युत चालकता की वैल्यू कितनी है, 10 की घात -7, और सबसे कम क्या है, 10 की घात -20। इसीलिए जिसकी परास 10 की घात -20 से 10 की घात 7 होती है, उस आधार पर हमने 3 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स भी सुन लीजिए। इनके उदाहरण हैं सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम। ये तीनों तत्व याद रखना, सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम, जिनके परमाणु क्रमांक होते हैं 15, 31 और 32। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हमको क्या हल करना है कि जो हमारे अर्धचालक है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो अब मैं इस चार्ट को हटा देती हूँ और आगे की हम बात करते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। ये एन टाइप और पी टाइप क्या है, एन का मतलब होता है नेगेटिव और पी का मतलब होता है पॉजिटिव। एन टाइप के अर्धचालकों का एक और नाम है कि इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं वो एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो, और एक होता है इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धि। इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धि का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होती है। तो अपन यूँ भी बोल सकते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ में अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थ मिला दिए जाते हैं तो एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं, या यूँ कह दो कि किसी ठोस पदार्थ में कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिला दी जाती है तो वो पी टाइप के अर्धचालक कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये एन टाइप और पी टाइप का उदाहरण कैसे देखें, तो देखिए इसको हम अर्धचालकों की ही बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं सिलिकॉन की। देखिए सिलिकॉन जो है वो ग्रुप नंबर 14 का सदस्य है ना। देखिए, कहे शिवजी सुनो पार्वती, है ना, सभी जानते हैं ये वर्ग 14 है। और इसके पड़ोस में कौन आता है, वर्ग 15, मतलब कौन आते हैं, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, है ना, मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। और इसके इस तरफ ग्रुप नंबर 13 में कौन आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, अब हमको मुख्य काम किससे पड़ रहा है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14 और जर्मेनियम का होता है 32। 32 का पड़ोसी 33 और इधर क्या आ जाएगा 31। इसी प्रकार से ये है 15 और ये है 13। अब हम बात कर रहे हैं एन टाइप के अर्धचालक की। तो एन टाइप के अर्धचालक का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप नंबर 14 है ना, इस ग्रुप नंबर 14 के सभी तत्वों के सबसे बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, यदि समझ में नहीं आया है तो देखो, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। यदि आप जर्मेनियम की भी बात करोगे तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक है 32, 2 8 18 और 4, है ना, 18 19 20 28 29 30 31 32। तो जर्मेनियम की भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो यदि इस सिलिकॉन और जर्मेनियम में, सिलिकॉन में फास्फोरस और जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाए, क्योंकि फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
5 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। और आर्सेनिक की भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 14 है उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 15 के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 से ज़्यादा 5 हुआ ना, तो इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि का मतलब कि जब किसी अर्धचालक पदार्थ में अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिला दी जाए तो वो n प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। और p टाइप के अर्धचालक में क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर n टाइप के अर्धचालक बन जाते हैं। इसी प्रकार से p टाइप के अर्धचालक में क्या आ जाएगा, p टाइप के अर्धचालक में हम कहेंगे कि भैया सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यदि हम उसमें एल्यूमिनियम मिला दें तो एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन में एल्यूमिनियम या फिर जर्मेनियम में गैलियम मिलाने पर, यानी कि कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं वो p टाइप के अर्धचालक कहलाते हैं, और अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि मिलाने पर n टाइप के अर्धचालक बनते हैं। ये आपको याद रखना है। और जो अर्धचालक होते हैं उनके कुछ गुण भी हैं अलग अलग, जैसे ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, श्रवण संकेतों में जो डायोड होते हैं, आप लोग फिजिक्स में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। एक तो नाम है NPN और एक PNP प्रकार के डायोड बनाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर, रेडियो और श्रव्य यंत्र जैसे कान से जिनको कम सुनाता है तो उनमें NPN और PNP प्रकार के डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है आपका ठोस पदार्थों के विद्युतीय गुण, इसको हमें इसी तरह से लिखना है कॉपी में। अब हम अगली बात करते हैं ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुणों की। अगला हमारा टॉपिक है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। तो जब हम ठोस पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो अलग अलग प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक वाले चैप्टर के पास ले जाना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें जो डी कक्षक होता है उसमें यदि आपका पूरा डी ब्लॉक खाली पड़ा है या फिर डी ब्लॉक में सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे युग्मित होते हैं तो युग्मित होने पर कैसा होता है वो प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि चुंबक की तरफ ये बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। परंतु यदि आपके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, तो उसको कहेंगे अपन अनुचुंबकीय, है ना। यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो और ज़्यादा आकर्षित होगा, मतलब उसका अनुचुंबकीय गुण और बढ़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो और ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा, 4 होने पर और ज़्यादा, और 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर सबसे ज़्यादा वो अनुचुंबकीय होगा। परंतु फिर जैसे ही हम इसको युग्मित कर देते हैं तो इसका अनुचुंबकीय गुण घटने लगता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो अनुचुंबकीय होगा, और अगर मान लो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो 2 चुंबकीय पदार्थ तो हमको ऐसे ही याद हो गए, है ना। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो ठोस पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर हमने इसे 5 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ की। अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ, अनुचुंबकीय ठोस का मतलब क्या होता है, अभी बात की मैंने उधर। तो अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आकर्षित तो होते हैं लेकिन दुर्बल रूप से। दुर्बल का मतलब कि जब तक हम इन पदार्थों को चुंबक के नज़दीक रखते हैं तब तक तो वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको चुंबक से दूर ले जाते हैं इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, यानी चुंबक के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है ना। तो चुंबक से दूर ले जाने पर ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। और ख़ास बात, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं, मतलब इस टाइप के इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया। तो अनुचुंबकीय ठोस को ध्यान रखना, ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर
चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं परंतु दुर्बल आकर्षित होते हैं, क्योंकि जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रहते हैं तब तक तो ये चुंबक के प्रति आकर्षित रहते हैं, परंतु जैसे ही इसको चुंबक से दूर कर लिया जाता है इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, यानी चुंबक के प्रति इसका आकर्षण भी नष्ट हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सीजन, है ना, क्यूप्रिक आयन, फेरिक आयन, फेरस आयन, सॉरी अपन ने ये सब पढ़ा हुआ है डी ब्लॉक वाले चैप्टर्स में, ना, क्रोमियम आयन। तो ये सारे अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। दूसरी हम बात करते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ। देखिए शुरू के तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को ही हमें विशेष रूप से याद रखना है। प्रतिचुंबकीय के बारे में मैंने अभी वहाँ कोने में लिखा कि प्रतिचुंबकीय ठोस कौन होते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जो चुंबक के प्रति दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब चुंबक की तरफ आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो चुंबक के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, यानी चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि उनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित यानी कि ऐसे जोड़े में इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं, है ना। तो चुंबक के प्रति जो बिल्कुल प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं। और जब इसको चुंबक से दूर ले जाते हैं तो जब वो चुंबक के पास जाने पर ही आकर्षित नहीं हो रहे थे तो चुंबक से दूर जाने पर भी इनमें कोई आकर्षण नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं H2O ठोस अवस्था वाला, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, है ना, और बेंजीन। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनका चुंबक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके पास सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित पाए जाते हैं। तीसरा आता है लोह चुंबकीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोह चुंबकीय ठोस। इसको बहुत विशेष तौर पर याद रखना। लोह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर बहुत ही प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। देखो अनुचुंबकीय में क्या लिखा था? आकर्षित तो होते हैं पर दुर्बलता से। ये कैसे होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तरफ बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं, और जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं तब तो आकर्षित होते ही हैं, परंतु जब इनको चुंबक से दूर ले जाते हैं ना तब भी चुंबक का गुण इसके अंदर बस जाता है, मतलब ये चुंबक को भूल ही नहीं पाता है और ये हमेशा के लिए खुद ही चुंबक में बदल जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? अयुग्मित। याद रखना, चुंबक की तरफ जो भी आकर्षित होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होते ही हैं। तो जब हम इनको चुंबक से दूर ले जाते हैं तब भी इनका चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। हमेशा के लिए परमानेंट मैग्नेट बना लेता है, तो इनका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। अच्छा, और फिर जब इन चुंबकों को इन पदार्थों को जब तोड़ते हैं ना छोटे छोटे खंडों में, तो इनके जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन खंडों को कहा जाता है डोमेन। याद रखना, तो ये जो डोमेन होते हैं ना, वो डोमेन अपने आप में एक चुंबक बन जाता है। इसका एग्जाम्पल सुनिए, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम डी ब्लॉक का तत्व है, याद रखना, गैडोलिनियम और एक क्रोमियम ऑक्साइड। ये ऐसे पदार्थ हैं सभी जो लोह चुंबकीय ठोस हैं, मतलब चुंबक की तरफ बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं, चुंबक से दूर ले जाते हैं तब भी इनका आकर्षण बना ही रहता है और इनमें स्थायी रूप से चुंबकत्व आ जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। जब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो इनके जो खंड या टुकड़े होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं और प्रत्येक डोमेन अपने आप में एक चुंबक बन जाता है। इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रकार के चुंबक होते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये बात ज़रूर याद रखना, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का संयोजन होता है वो इस प्रकार का होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर पाए जाते हैं, है ना। सभी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के होते हैं, अयुग्मित तो हैं ही, है ना। 5 बना लेते हैं अपन। इस तरीके का इनका अनुयोजन होता है, ये बात पे विशेष ध्यान रखना। लोह चुंबकीय। अब अगली बात करते हैं अपन, चौथा प्रकार प्रति
लोह चुंबकीय ठोस, देखो लोह चुंबकीय शब्द भी आ रहा है, प्रति लोह चुंबकीय शब्द भी आ रहा है, मतलब प्रति चुंबकीय तो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, परंतु लोह चुंबकीय तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आकर्षित होते हैं। तो जो प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये होते तो लोह चुंबकीय ठोस जैसे ही हैं, सब कुछ लोह चुंबकीय ठोस जैसा होता है, परंतु इनका जो अनुयोजन होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास होता है वो विपरीत होता है। इनका इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास विपरीत होता है। विपरीत इन द सेंस कि ऐसा, इस प्रकार का होता है इनका अभिविन्यास, 1 2 3 4 5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस प्रकार का ये होता है। और इसके बारे में ये बताया गया है कि ये चुंबकीय, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है, चुंबक के प्रति आकर्षित रहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षित तो होंगे ही, परंतु इनमें क्या होता है, ये एक मैंने उल्टा बना दिया है ना यहाँ पर, इसको ऐसे लिखेंगे और ये ऐसे, ठीक है, ये बहुत विशेष है। ये वाला है लोह चुंबकीय, ये प्रतिलोह चुंबकीय। तो एक बार और फिर से प्रतिलोह चुंबकीय के बारे में सुन लीजिए कि प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके भी जब छोटे छोटे खंड बांटे जाते हैं तो उनको डोमेन कहते हैं, परंतु इनके जो डोमेन का अभिविन्यास होता है इलेक्ट्रॉनों का वो कैसा होता है, वो विपरीत होता है ना। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड या मैग्नीज Mn2O3, ये दो इसके एग्जाम्पल्स याद रखना। अब आखिरी चुंबकीय पदार्थ पांचवा, जिसका नाम है फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय ठोस पदार्थ। फेरी चुंबकीय ठोस पदार्थ थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं। फेरी चुंबकीय, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के ठोस पदार्थों में जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ रखने पर उसकी तरफ आकर्षित तो होते हैं पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षण इसमें नहीं पाया जाता है, ये चुंबक की तरफ दुर्बल आकर्षण रखते हैं, चुंबक से दूर ले जाने पर इनका आकर्षण नष्ट हो जाता है ना। और एक बात और होती है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुयोजन होता है ना वो प्रति समानांतर और विपरीत दोनों प्रकार का होता है। सबसे मुख्य बात ये है, आप ये याद रखना कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो अनुयोजन होता है वो देखो कैसा होता है, 2 ऊपर है ना तो एक नीचे, फिर 2 ऊपर तो एक नीचे, इस प्रकार का इनका अनुयोजन होता है, मतलब विपरीत और समानांतर प्रकार का अनुयोजन होता है। परंतु हाँ, जब इनको गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पर ये अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं, ठीक है, और गर्म नहीं करने पर ये फेरी चुंबकीय कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स कहलाते हैं फेराइट, फेराइट, धात्विक फेराइट्स, जैसे कि Mg Fe2O4, तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम फेराइट। और एक और उदाहरण होता है इसका जिंक Fe2O4 यानी कि जिंक फेराइट। ये लास्ट वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये इनका जो अभिविन्यास होता है वो प्रति समानांतर होता है, और समानांतर और प्रति समानांतर, ये दोनों समानांतर तो ये प्रति समानांतर, फिर ये दोनों समानांतर तो ये प्रति समानांतर, इस प्रकार का यह रहता है। तो ऐसे कुल 5 प्रकार के ठोस हुए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनुचुंबकीय ठोस चुंबक की तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन जब इसको चुंबक से दूर ले जाते हैं तो इनका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रतिचुंबकीय, ये भी चुंबक की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होते, दुर्बल प्रतिकर्षण पैदा करते हैं क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चुंबक से दूर ले जाने पर पहले ही चुंबक के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं तो बाद में तो रहता ही नहीं है। लोह चुंबकीय, ये चुंबक की तरफ बहुत प्रबलता से आकर्षित होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इनको चुंबक से दूर ले जाते हैं तब भी इनमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और ये स्थायी चुंबक बनाने के काम में आते हैं। जब इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो इनके छोटे छोटे टुकड़े डोमेन्स कहलाते हैं और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक बना लेता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, क्रोमियम, और इनमें इलेक्ट्रॉनों का अनुयोजन बिल्कुल सीधा समानांतर होता है। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस जो होते हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित तो होते हैं परंतु ये बाद में चुंबक की तरफ प्रतिकर्षण भी उत्पन्न करने लग जाते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास है वो विपरीत होता है ना। और आखिरी फेरी चुंबकीय ठोस, फेरी चुंबकीय ठोस चुंबक की तरफ दुर्बल आकर्षण पैदा करते हैं
और इनको ज़्यादा गर्म कर दिया जाए यदि, तो यह अनुचुंबकीय ठोस में बदल जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो अनुयोजन होता है वो समानांतर और प्रति समानांतर होता है इस प्रकार का। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं फेरॉइट, इसको कहा जाता है Fe2O4 को फेरॉइट कहते हैं, तो जैसे मैग्नीशियम फेरॉइट और जिंक फेरॉइट्स। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। अब एक लास्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है उसको हम और देख लें तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की संरचना को बनाने के पहले मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा दूं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, सोडियम क्लोराइड की जो संरचना है उसका नाम है, उसको कहते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट संरचना भी इसको कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड की संरचना जो होती है वो FCC प्रकार की होती है, मतलब कि फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल प्रकार की इसकी आकृति होती है। इनमें जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है उनकी समन्वय संख्या 6:6 होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक सोडियम आयन को 6 Cl आयन घेरे रहते हैं, है ना, या उल्टा बोल दो कि एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घेरे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। समन्वय संख्या यहाँ पे इनकी समान होती है। एक प्रश्न, एक चीज़ और आती है कि इनकी जो यूनिट सेल संख्या होती है, इनकी यूनिट सेल संख्या 4 होती है। मतलब जब अपन एक फलक देखेंगे ना उसमें आपको 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयन नज़र आएंगे। तो ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। यही हमारा डिस्क्रिप्शन है सोडियम क्लोराइड की संरचना का। अब मैं आपको सोडियम क्लोराइड का चित्र बनाकर बताती हूँ। आप लोगों के पास स्केल होगा, कॉपी होगी, और कॉपी के अंदर ऐसी लाइंस खींची होगी ना, तो ज़रा इन पे विशेष ध्यान देना कि हम कैसे बनाएंगे सोडियम क्लोराइड की संरचना। देखिए, अब मेरे पास तो कोई लाइंस नहीं है। देखिए, 1 2, ये यहाँ से छोटी है तो यहाँ से बड़ी है। तीसरी लाइन जो है वो पहली लाइन के इक्वल और दूसरी लाइन के इक्वल चौथी लाइन। फिर थोड़ा सा मैंने दूर बना लिया इसको, है ना, इसको ऐसे एकदम स्केल से सही बनाओगे तो बहुत अच्छी स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। ये हमने बना लिए इसके कुल 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6। नीचे से ये तीनों लेवल में है ना, और ये तीनों ऊपर से लेवल में है। इनका लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा किया आपने, आप वीडियो देखते देखते मेरे साथ साथ बनाइए, है ना। इतना हुआ। अब इन दोनों को आपस में मिला दो ऐसे, इन दोनों को भी आपस में मिला दो ऐसे, और इनको भी आपस में ऐसे मिला देते हैं। इतना किया हमने। आप लोग मेरे साथ साथ बनाते जाइए। अब क्या करना है, बीच में एक लाइन खींचते हैं ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन इस प्रकार से, और अब इसके समानांतर एक टेढ़ी लाइन, जैसे ये ऐसे लाइन है ना, तो बीच में भी ऐसे तिरछी लाइन खींचना है ना, सीधी मत खींच देना, तिरछी लाइन ऐसे खींचना, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तिरछी लाइन खींच दी। ठीक है ना। अब ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन छत बनाते हैं। ये जो 3 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, इन तीनों कॉर्नर्स को आपस में ऐसे जोड़ दो। ठीक है। फिर जो बीच वाली लाइन है इनको आपस में ऐसे जोड़ दो, और ये जो कोना है ये वाला और ये, इन तीनों को भी आपस में ऐसे जोड़ दो। ठीक है ना। तो अपनी छत तैयार हो गई। अब नीचे से जोड़ते हैं। नीचे के ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये तीनों, इन तीनों कॉर्नर्स को आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर बीच वाली लाइन को बीच वाली लाइन से जोड़ दीजिए ऐसे स्मूथली, और लास्ट कॉर्नर को इस वाले लास्ट कॉर्नर से जोड़ दीजिए। तो ये हमारा फर्श तैयार हो गया, छत और फर्श तैयार हो गई, है ना। चलिए अब हम तैयार करते हैं बीच वाला पोर्शन। तो ये जो कोना है इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए, बीच वाले को इस वाले बीच से मिला दीजिए, और इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए। तो ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड का भी ढांचा। अभी पूरा NaCl नहीं बना है, ये हमने बना लिया सोडियम क्लोराइड का फलक केंद्रित क्रिस्टल जालक। दिख रहा है ना कितने फलक हैं, 1 2 3 4, है ना। ये आगे भी है,
और पीछे भी कितना सारे फलक इसमें नजर आ रहे हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान देना, आप लोग 2 कलर के पेन उठा लो, लाल और नीले या काले नीले जो भी आपके पास है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, एक को ऐसे बनाएंगे, एक को ऐसे बनाएंगे, एक को ठोस गोला, एक को खाली गोला, है ना। किसी को भी कुछ भी मान लो। अपन नीचे से शुरू करते हैं, इस फर्श से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे भी बना लो, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनाएं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये बनाया मतलब सोडियम, तो उसका पड़ोसी क्लोराइड, सोडियम का पड़ोसी क्लोराइड का सोडियम का क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड। देखो ये एक अपना ये नीचे का एक फलक तैयार हो गया। मेरे साथ साथ बनाते चलो, वीडियो को पॉज कर लो और एक साथ काम करना। अब अपन ये वाला फलक बना लेते हैं। देखिए ये क्लोराइड है तो यहाँ आएगा सोडियम, तो यहाँ आएगा क्लोराइड, यहाँ क्लोराइड है तो इन 2 स्थानों पे आएगा सोडियम, ये सोडियम के बीच में क्लोराइड, ये सोडियम है तो यहाँ पे क्लोराइड। देखो ये वाला हिस्सा भी तैयार हो गया अच्छी तरह से। अब ये वाला हिस्सा तैयार करते हैं, सेंटर वाला, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम, ये वाला फर्श भी तैयार हो गया आपका। अब ये वाला ऊपर की छत तैयार करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने यहाँ लिखा है कि इनकी जो यूनिट सेल संख्या होती है वो 4 होती है। यूनिट सेल संख्या 4 का मतलब ये है, देखिए ज़रा इस पे ध्यान देना, ये सेंटर में कौन है, सोडियम, तो उसके आसपास कितने क्लोराइड है, 4, है ना। इसी प्रकार से यहाँ सेंटर में सोडियम है तो आसपास 4 क्लोराइड है, इसको बोलते हैं यूनिट सेल संख्या। अब बीच वाला कंप्लीट करते हैं, ये दोनों क्लोराइड हैं, सोडियम, ये दोनों क्लोराइड हैं तो सोडियम, और ये रहा बीच में क्लोराइड। अब यहाँ पे एक शब्द मैंने बोला था कि सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 6:6 है, वो आपको यहाँ सेंटर में नजर आएगा, ज़रा ध्यान देना। ये क्लोराइड है, ठीक है। अब इस क्लोराइड के आसपास कितने सोडियम है, 1 2 3 4 5 6। मैं इसको अलग से बना के बताती हूँ कि ये यहाँ और यहाँ, है ना, ये दोनों सोडियम ऐसे, ये भी और ये भी। तो ये सोडियम क्लोराइड की रॉक सॉल्ट संरचना का ढांचा बना है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे ले जाओगे तो थोड़ा सा डैश लगाते हुए ऊपर जाना, इधर भी थोड़ा सा डैश लगाते हुए आगे बढ़ना। ऐसे ही ये बीच वाली लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक हो गया। अब सोडियम के बाद क्लोराइड, तो क्लोराइड के बाद सोडियम, ऐसे ही क्लोराइड के बाद सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड सोडियम, ऐसे बना लिया। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, इनको जितने ज़्यादा संभव हो सके उन आयनों से डॉटेड लाइन द्वारा ही जोड़ना। जैसे ये देखो, ये ऐसे आप लोग मेरे साथ साथ बनाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे, ठीक है। ये जितने ज़्यादा संभवित हो सकें उनसे अपने को ये जोड़ना है, ये ऐसे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इस कोने पे भी आपको यही काम करना है, ठीक है। कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ दो पहले आपस में, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, है ना, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ो और इसको इससे जोड़ो, ठीक है। ये हो गई आपकी सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कंप्लीट, है ना। इसी को कहते हैं हम रॉक सॉल्ट संरचना, ठीक है। और रॉक सॉल्ट संरचना में याद रखने लायक बातें कौन कौन सी हैं, तो वहाँ कॉर्नर पे लिखा है कि इसको रॉक सॉल्ट संरचना कहते हैं। ये संरचना FCC प्रकार की होती है, इनमें जो समन्वय संख्या होती है वो 6:6 होती है और इनकी प्रति इकाई सेल संख्या, यूनिट सेल संख्या 4 होती है, ठीक है। तो ये आपको चित्र प्रैक्टिस करना है, आप 2 बार की प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब हमारा चैप्टर फर्स्ट हुआ कंप्लीट।